32nd lecture, last lecture, division 2. इसमें हमारा मास स्पेक्ट्रोमेट्री होगा, कंबाइंड स्पेक्ट्रल प्रॉब्लम होगा। स्लाइड्स मैंने मर्ज कर दी हैं, सिलेक्टेड स्लाइड्स हैं इसके अंदर। इसमें आप लोग देख लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर चुके होंगे आप लोग। चीज़ें जो आपकी समझ में ना आए, लेनास क्वेश्चन। मास स्पेक्ट्रोमेट्री के ये हमारी कोर्स आउटलाइन थी। किसी previous classical methods and latest spectroscopic techniques for spectral distribution, history, mass spectrometry and its application, फिर mass spectrometer के function है, ionization chamber, analyzer, detector and recorder, फिर mass spectrum के बारे में हमने पढ़ा था। उसमें हमारे पास weak है और determination of molecular mass है, determination of molecular formula और interaction efficiency, the rule of 13, fragmentation हमने की थी और different classes of organic compounds। उसके बाद हमारे पास कुछ इंट्रोडक्शन था different techniques of mass spectrum, जिसमें EI, CI, FI, FT, FAM था, the interpretation of mass spectrum। ये हमारी टोटल कोर्स आउटलाइन थी मास स्पेक्ट्रोमेट्री। सिलेक्टेड स्लाइड्स, फार्मूला क्या होता है ये हमने देखा जी, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला। इन इंपॉर्टेंट एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट रेशियो है, मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स है और स्ट्रक्चरल फार्मूला स्ट्रक्चर पता चलता है। एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला पहले प्रीवियस क्लासिकल मैथड मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के एम्पिरिकल मैथड, लेकिन अब हम मॉलिक्यूलर मास मैथड करते हैं, तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री इस्तेमाल होता है। और स्ट्रक्चर फार्मूले के लिए हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक NMR है, IR है, विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को इस्तेमाल करते हैं। और 3D स्पेक्ट्रम के लिए NMR है और एक्स-रे की स्पेक्ट्रोमेट्री। जैसे मास स्पेक्ट्रोमेट्री की एप्लीकेशन है मॉलिक्यूलर मास फार्मूला के बाद FTIR की एप्लीकेशन विजिबल और NMR, इससे आपको स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन और स्टीरियो केमिस्ट्री अगर आपको मालूम करनी है, 3D स्ट्रक्चर मालूम करना है, एक्स-रे रिफ्रैक्शन क्रिस्टल मास स्पेक्ट्रोमेट्री सोर्सेस के हाई सेंसिटिविटी है, few MR will be required, selectivity बहुत ज़्यादा है, एक्यूरेसी कम है, कॉस्ट में ये सारी चीज़ें मास स्पेक्ट्रोमेट्री की टाइम सेविंग। This is the latest mass spectrometry. Latest approach of mass spectrometry, mass spectrometry source, mass spectrometry method for source user analyzer. Regarding the source, different techniques we will obtain EI, electron impact mass spectrometry. सर आवाज बहुत स्लो आ रही है। इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट मास स्पेक्ट्रोमेट्री है, फिर FD है फील्ड डिसॉर्प्शन, FI है फील्ड आयनाइजेशन, फैब है फास्ट एटॉमिक बम्बार्डमेंट, फिर माल्टी है ESI इलेक्ट्रोस्टैटिक आयनाइजेशन। अच्छा, एनालाइजर को अगर आप देखें तो डिफरेंट टाइप्स के एनालाइजर होते हैं। सिंगल फोकसिंग एनालाइजर है, डबल फोकसिंग है, जिसमें दो फील्ड होती है, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड। क्वाड्रोपोल है, आइन साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, आइन ट्रैप है। हाइब्रिड टेक्निक्स क्या होती है, जिसमें एक से ज़्यादा टेक्निक मर्ज हो जाती है, जैसे GC एक गैस क्रोमेटोग्राफी और MS मास स्पेक्ट्रोमेट्री को मर्ज कर दिया, LC-MS है, ICP-MS है और MS-MS है, तो ये हाइब्रिड टेक्निक्स कहलाती हैं। मास स्पेक्ट्रोमेट्री के यूजेस क्या हैं, मॉलिक्यूलर मास मालूम कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम कर सकते हैं, स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन देती हैं, प्रोटीन और पेप्टाइड कैरेक्टराइजेशन कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस और एनवायरमेंटल एनालिसिस में यू कैन यूज। मास स्पेक्ट्रोमीटर होता क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, एनालिटिकल टेक्निक, हम इसमें अपने सैंपल को आयोनाइज करते हैं, यूजुअली पॉजिटिव
बी आयनाइज, फिर उसको बहुत सारे फ्रेगमेंट जनरेट हो जाते हैं, तो मॉलिक्यूलर आइन जनरेट करना चाहते हैं, लेकिन मैंने बताया था कि आइन होती है, आयनाइजेशन शुरू होती है, फर्दर फ्रेगमेंट्स में भी कन्वर्ट कर देती है, तो ना सिर्फ मॉलिक्यूलर आइन मिलता है बल्कि कुछ और फ्रेगमेंट्स भी मिलते हैं। ये सारे मूव करते हैं टूवर्ड्स एनालाइजर, और फिर वहाँ वो सेपरेशन होती है, और डिटेक्टर के पास ये पहुँचते हैं, डिटेक्टर काउंट करता है, रिकॉर्डर रिकॉर्ड करता है। दिस phenomenon is called mass spectrometry or the institute of mass spectrometer. इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री को डिटेल में किया, पीआईएमएस जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री। सर आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है। अच्छा, और आज तो लास्ट लेक्चर है, इसको और सुनिए। Essential components of EI mass spectrometer. Essential components of EI mass spectrometer. The sample or sample electron sample को इंजेक्ट करती है, एक माइनस माइनस करती है अपने सैंपल की, और उसके बाद एक्सक्रीटिंग प्लेट्स लगी हुई हैं जो मूव करती हैं आइंस को टूवर्ड्स एनालाइजर, एनालाइजर सेपरेट करता है वन बाय वन टूवर्ड्स डिटेक्टर, डिटेक्टर काउंट करता है, एम्पलीफायर जो है जो आउटपुट जो होती है डिटेक्टर की उसको इनहेंस करता है, रिकॉर्ड रिकॉर्ड करता है, देन रिलीज ऑफ द मास स्पेक्ट्रम। ये एक मास स्पेक्ट्रोमीटर है, इसमें आयनाइजेशन चैम्बर को फोकस किया गया है, ये आयनाइजेशन चैम्बर है, ये सैंपल इनलेट सिस्टम है, आयनाइजेशन चैम्बर में ये फिलामेंट लगा हुआ है, प्रोवाइड हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम, और ये एनोड लगा हुआ है जो कि इसको डायरेक्ट कर रहा है डाउनवर्ड ताकि मैक्सिमम इंट्रैक्शन हो अमंग सैंपल मॉलिक्यूल एंड हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम। एक पंप लगा हुआ है, ये वैक्यूम क्रिएट करता है, और ये जो पॉजिटिव प्लेट लगी हुई निकालन है, ये पॉजिटिव नेगेटिव आइन को अट्रैक्ट कर लेता है, और जो पॉजिटिव आइन जिनको हम टारगेट कर रहे हैं, जिसको हम एनालाइज करना चाहते हैं, उनको मूव करता है टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड यानी एनालाइज, और ये एक्सलेटिंग प्लेट्स हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, मूव करती हैं टूवर्ड्स एनालाइज। फ्रेगमेंटेशन, आयनाइजेशन चैम्बर में फ्रेगमेंटेशन भी होती है, ये भी हमने देखा था, क्योंकि मॉलिक्यूलर आइन हमारा टारगेट होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर आइन के साथ फ्रेगमेंट्स भी जनरेट होते हैं, और ये फ्रेगमेंट डिपेंड कर रहे होते हैं आपका जो सैंपल मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर आइन है उसकी स्टेबिलिटी पे, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम पे, और फ्रेगमेंट्स की अपनी स्टेबिलिटी पे डिपेंड कर रहे होते हैं। मास स्पेक्ट्रम को अगर हम देखें तो मास स्पेक्ट्रम की इंपॉर्टेंट चीज़ें आइन अबेंडेंस क्या होती है, आइन अबेंडेंस क्या है, वो आइन काउंट करते हैं डिटेक्टर, नंबर ऑफ आइंस काउंटेड बाय द डिटेक्टर, तो आइन इंटेंसिटी भी कहते हैं, आइन अबेंडेंस। पर्सन रिलेटिव अबेंडेंस या पर्सन रिलेटिव इंटेंसिटी क्या है, वो आइन ज़्यादा सबसे ज़्यादा होती है उसको अबेंडेंस सपोज कर लेते हैं, और उसके लिहाज से परसेंटेज निकालते हैं, तो ये पर्सन रिलेटिव अबेंडेंस। सर आवाज़ बहुत कम आ रही है। आवाज़ का इशू है, थोड़ा सा चलेंगे, टुवर्ड्स दैट रेशियो में ये मान सुबह 4 रेशियो है, और उसके बाद मॉलिक्यूलर आइन पीक है। मॉलिक्यूलर आइन पीक क्या है कि एक मॉलिक्यूल जो है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, देन यू विल ऑब्टेन मॉलिक्यूलर आइन। बेस पीक क्या है जिसकी पर्सन रिलेटिव इंटेंसिटी 100% होती है। मेटास्टेबल आइन क्या है, मेटास्टेबल आइन आपको से कोई बताया कि क्या होता है, मेटास्टेबल आइन क्या होता है? जी, कोई बताना चाहे तो मुझे बताएं, मेटास्टेबल आइन क्या होता है?
कुछ ऐसे फ्रेगमेंट्स होते हैं वो एनालाइजर से पास हो रहे होते हैं लेकिन इतने स्टेबल नहीं होते कि डिटेक्टर तक पहुंच जाएं। चंद एक ही होते हैं, 100 में से एक होगा तो वो ब्रेक हो जाते हैं, एनालाइजर से गुजरते हुए ब्रेक हो जाते हैं। तो एक पीक आती है, ब्रॉड पीक, जिसको मेटास्टेबलाइन पीक कहते हैं। कि हमारा मास स्पेक्ट्रम आइसोटोपिक स्पेक्ट्रम है, आइसोटोपिक पीक भी आती है लेकिन हमें जो नज़र आती है और आइडेंटिफाई होती है मॉलिक्यूलर आयन पीक के बाद जो पीक आती है फिर वो आइडेंटिफाई होती है, उनको आइसोटोपिक पीक्स कहते हैं। हेलो एक सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। क्या कह सकते हैं, मैं स्पीकर भी मेरे पास है, शायद इन्वायरमेंट इशू है या कोई नेट का इशू है, हालांकि आपकी आवाज़ बहुत क्लियर आई है। चलिए देखते हैं। मास स्पेक्ट्रम ओपेसिटी, ये स्पेक्ट्रम है, ये पर्सन रिलेटिव इंटेंसिटी है, ये मास ओवर चार्ज रेशियो है। और आगे चलते हैं, मॉलिक्यूलर मास कैसे मालूम करते हैं। मॉलिक्यूलर मास के लिए ज़रूरी है कि मॉलिक्यूलर एंटीज आपकी प्रोमिनेंट होनी चाहिए, और मॉलिक्यूलर एंटीज जब प्रोमिनेंट होगी तब उसका लाइफ टाइम 10⁻⁵ सेकेंड से ज़्यादा होगा। दूसरा, लॉजिकल लॉसेस से भी मालूम कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं मॉलिक्यूलर आयन। नाइट्रोजन रूल भी आपने पढ़ा है, नाइट्रोजन की मौजूदगी का हमें पता कैसे चलता है, मॉलिक्यूलर मास क्वांटिटी है तो नाइट्रोजन मौजूद नहीं है, एनओसी भी नहीं है। और अगर मॉलिक्यूलर मास और है तो नाइट्रोजन 10 भी प्रेजेंट और नंबर भी प्रेजेंट। क्लोरीन क्लोरीन में प्रेजेंस है अब आइसोटोपिक पीक्स वगैरह जो पीक्स मेरी क्लोरीन 35 जो वो 75% 1:1 आइसोट्रोपिक पीक्स के जरिए क्लोरीन और ब्रोमीन की प्रेजेंस मालूम की जा सकती है। HREIMS by using just HREIMS हाई रेजोल्यूशन का हमारे को फॉर्मूला मालूम करना होता है तो हम एनालाइजर को चेंज करते हैं, यानी सिंगल एनालाइजर के बजाय डबल एनालाइजर करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक दोनों होते हैं। इससे हमें क्या पता है कि ये हमें एग्जैक्ट मास को 5 डेसिमल के एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर एनर्जी का मास। सर आवाज ही नहीं आ रही। जी, आवाज आ रही है अब आपको? यस सर, अब सही आ रही है। अब सही आ रही है। चलें, जी तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हम मालूम करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है उसमें सबसे जो हमारा LREIMS होता है, उस LREIMS में हम एनालाइजर जो है हमें 1 डेसिमल प्लेसेस तक बताता है, 120.2। तो इस ये एग्जैक्ट मास नहीं है, इससे हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम नहीं हो सकता। इसके लिए हम क्या करते हैं, HREIMS हाई रेजोल्यूशन, जो हमें 4 to 5 डेसिमल प्लेसेस तक मास बताता है। और जब हमारे पास मास आ जाता है फिर हम क्या करते हैं, हम जो एक मास है इंटीग्रल वैल्यू है 120, इस 120 का रूल ऑफ 13 की मदद से पॉसिबल फार्मूले बनाते हैं। उन पॉसिबल फार्मूले का सबका एग्जैक्ट मास 4 to 5 डेसिमल प्लेसेस तक मालूम करते हैं, फिर अपने उस मास से जो हमारे प्राइम पीक का मास आया हुआ है HREIMS से उससे मैच करते हैं, जो नियरेस्ट होगा उसको सपोज करते हैं कि ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला है। फॉर एग्जांपल,
इसका मैंने आपको बताया था कि 3 तरीके हैं। एक तो रूल ऑफ 13 की मदद से फार्मूले बनाएं, मास कैलकुलेट करें, देन मैच विद द एग्जैक्ट मास ऑफ मॉलिक्यूलर एंड पीक ऑब्टेन बाय HREIMS। दूसरा एक मास डायरेक्टरी होती है जिसमें फार्मूले बने हुए होते हैं हर मास के, और मासेस कैलकुलेट किए होते हैं, वो भी एक मेथड है। तीसरा जो लेटेस्ट अप्रोच है कि एक सॉफ्टवेयर हमारे इंस्ट्रूमेंट में मौजूद होता है जो आपको, जो ऑपरेटर होता है मास स्पेक्ट्रोमीटर को ऑपरेट करता है, वो आपको एग्जैक्ट फार्मूला, वो सॉफ्टवेयर के ज़रिए से उस मास के फार्मूले भी जनरेट कर लेता है, मासेस भी कैलकुलेट कर लेता है और मैच भी कर लेता है मॉलिक्यूलर एंड पीक के एग्जैक्ट मास से, और आपको डायरेक्ट सिर्फ ये बताएगा जी आपका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो ये है। तो ये सबसे लेटेस्ट अप्रोच है। इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड का पता चलता है, रिंग फॉर्मेशन है नहीं है इसका पता चलता है। इसका मैंने मेथड भी आपको बता दिया था कि हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम इसमें सैचुरेटेड एल्कीन का फार्मूला बनाते हैं। कार्बन को देख के हम बताते हैं कि 4 कार्बन है तो क्या हो सकता है, 4 दूनी 8 और 2 10, C4H10 है। अब उसके अंदर हेटेरो एटम की वजह से हाइड्रोजन को बढ़ाते हैं, कम करते हैं या उतने ही रहते हैं। अगर हमारे पास ग्रुप 5 के एलिमेंट्स होंगे तो हाइड्रोजन में एडिशन हो जाएगी। अगर ग्रुप 6 के एलिमेंट्स होंगे ऑक्सीजन सल्फर तो हाइड्रोजन में कोई तब्दीली नहीं आएगी। अगर ग्रुप 7 के एलिमेंट्स होंगे तो हाइड्रोजन को माइनस कर देंगे। फिर जो फार्मूला बनेगा उसको, जो आपका जो फार्मूला दिया हुआ है उससे हाइड्रोजन को मैच करेंगे, क्योंकि सिर्फ हाइड्रोजन का फर्क आ रहा होगा, कार्बन भी उतने, हेटेरो एटम भी उतने लगा दिया आपने। हाइड्रोजन के डिफरेंस को देखेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर 4 या इससे ज़्यादा है तो हम एज्यूम करते हैं कि हमारे कंपाउंड के अंदर बेंजीन रिंग हो सकता है। दूसरा हमारे पास था रूल ऑफ 13, जिसकी मदद से हम पॉसिबल फार्मूले निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला क्या है, m/13। m क्या है, मॉलिक्यूलर मास। ये किसके बराबर है, n + r/13। n क्या है, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, जो डिवाइड होके आ रहा है, और जो रिमाइंडर है वो r है। तो फार्मूला बन जाता है CnHn + r। अब इससे आप फार्मूले जनरेट कर सकते हैं। आप इसमें देख सारी चीज़ों को सामने रख के चलें जी। नाइट्रोजन हो सकता है तो नाइट्रोजन लगाएंगे तो नाइट्रोजन का मास 14 है। 14 एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन निकाल देंगे। एक ऑक्सीजन लगाएंगे तो एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन निकाल, जितनी चीज़ जो चीज़ ऐड करेंगे उतने मास का कार्बन हाइड्रोजन निकाल देंगे। तो ये इस तरह पॉसिबल फार्मूले जनरेट होते चले जाते हैं। तो ये थोड़ा सा हमने मास का कर लिया। कंबाइन स्पेक्ट्रल प्रॉब्लम अगर आप करने जा रहे होते हैं तो उसके अंदर कुछ डेटा हमें पता होना चाहिए। जैसे IR का, ये मैंने आपके सामने एक स्लाइड रखी है। IR में आपने पढ़ा, वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए, कौन सा बॉन्ड कहाँ पर आता है। फिर एक और ये स्लाइड जो थोड़ा सा और एक्सपेंड करती है कि CHs कहाँ पे आते हैं, कार्बोनाइल, मुख्तलिफ टाइप के जो कार्बोनाइल हैं, एल्डिहाइड में, कीटोन में, एसिड में, एमाइड में, एस्टर में, एसिड क्लोराइड में, ये कहाँ पर आते हैं। तो ये थोड़ा सा हमें एक आइडिया होना चाहिए। इसी तरह प्रोटॉन NMR वैल्यूज़ का एक चार्ट ये आपके सामने है कि एल्डिहाइडिक प्रोटॉन है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोटॉन है, या एरोमेटिक प्रोटॉन्स हैं, या एसिटिलीनिक प्रोटॉन्स हैं, या CH3 CH2 हैं, ये कहाँ पे आने चाहिए। तो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। इसी तरह C13 NMR वैल्यूज़ के अंदर भी कार्बोनाइल कहाँ पे आएगा, और CH3 कहाँ पे आएगा, CH2 कहाँ पर आएगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कहाँ पे आएगा। तो इसकी भी एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमें पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें देती हैं, और ये सब चीज़ें हमें एक समराइज़ मैंने कर लिया कि क्या क्या चीज़ें हमने की हैं, हमें करनी है। अब यहाँ तक कोई सवाल आप करना चाहें तो आप मुझसे कर लें, कोई डिस्कस करना चाहें, शायद कुछ पूछना भी चाह रहे थे आप लोग, उसके बाद फिर हम इसको मैं देख लूँगा मज़ीद क्या बताना है। जी, कोई सवाल करना चाह रहे हैं आप में से कोई?
फरीद साहब सर कुछ बात करना चाह रहे थे, उनका मैसेज मेरे पास। जी रबीर कुछ पूछना चाहते हैं आप, डिस्कशन है आपकी। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल भी। जी अब रबीर कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? हाँ सर। हाँ, क्या आप डिस्कस करना चाहते हैं? जी बोलें। नहीं सर, कुछ नहीं पूछना। जी कुछ नहीं डिस्कस करना चाहते हैं आप, बता रहे हैं आपको डिस्कस करनी है। सर वो असाइनमेंट के अकॉर्डिंग करना था। जी जी असाइनमेंट पे क्या करना है? सर उसकी डेट एक्सटेंड हो सकती है थोड़ी सी। कोशिश करें 25 तक सबमिट कर देना, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है तो। सर क्योंकि इशू ये आ रहा है कि यहाँ पे हम लोग असाइनमेंट अभी बीच में बहुत सारे मिले हुए थे, एक जी एक दो दो दिन के गैप से। तो अच्छा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा सर, अगर कोशिश कर थोड़ा सा लें, टाइम। कोशिश कर लें फिर मुझे बता दीजिएगा। ठीक है सर। और कोई सवाल कोई करना चाह रहे हैं? नो सर। काफ़ी चीज़ें आप लोगों की कवर हो गई हैं, काफ़ी चीज़ें डिटेल में भी हो गई हैं। तो फिर भी कोई सवाल आप करना चाहें, कोई डिस्कस करना चाहें तो हम कोई और लेक्चर भी रख सकते हैं, अगर कोई चीज़ हेलो आपको। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर सफ़िया अंजीर। जी जी बोलिए। सर मैं आईआरआर में पीक्स को आइडेंटिफाई कर लेती हूँ, मुझे पता है कार्बोनाइल की आ रही है, ये डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन सर मैं स्ट्रक्चर नहीं बना पाती हूँ। हाँ, सिर्फ आईआर से नहीं बनता ना। हाँ, अगर सर आपको। अगर सर डायरेक्ट सर आपने स्टार्टिंग में जो आईआर की करवाए थे हाँ हाँ, पीक्स आइडेंटिफाई करने के बाद, उसके बाद जैसे आपने वो स्ट्रक्चर अगर कोई छोटा सा स्ट्रक्चर और आपको कोई फील्ड्स दी हुई है ना, जो मैंने बताया था कि जनाब इसमें कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर मैंने बता दिया आपको, मास भी बता दिया या फार्मूला भी बता दिया, तो फिर तो आप आईआर से काफ़ी चीज़ें ड्राइव कर हाँ लेंगे और सर, स्ट्रक्चर बना लेंगे। लेकिन मतलब अगर आपको मास कोई हिंट्स नहीं मास देते, सिर्फ आपको स्पेक्ट्रा दे देता हूँ और कहता हूँ इससे स्ट्रक्चर बनाए, तो फिर नहीं बना सकते। लेकिन कुछ हिंट्स होंगी ना, जैसे मैंने। यस सर, मास अगर जी यस सर अगर मास मिल जाएगा तो फिर आसानी हो जाएगी, और सेचुरेशन अगर मिल जाएगी। सॉरी, आपकी आवाज़ हल्की, मुझे भी हल्की आ रही है आवाज़। सर आपने कहा ना कि मास पता चल जाएगा कि ये कार्बन इतने, हाइड्रोजन इतने, तो जी जी। फिर आसानी से बना सकते हाँ, हैं। वो आईआर से सिर्फ आप स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, आपको फंक्शनल ग्रुप की इंफॉर्मेशन होगी। हाँ, कुछ हिंट्स दे दी जाएं तो फिर आप स्ट्रक्चर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है ना, विदाउट हिंट्स के नहीं जा सकते। चलिए, थैंक यू सो मच। हाँ, वो तो जब सारे यस स्पेक्ट्रा होंगे फिर आप कुछ डेटा आपके सामने होगा, फिर स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप पीक डिटरमाइन कर लेती हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर लेती हैं, इसका मतलब बहुत सारी चीज़ें आपने अंडरस्टैंड कर ली हैं। जी और कोई बात? यस सर। और कोई सवाल पूछना चाहें कोई? ठीक है, मेरा ख्याल है और किसी को कुछ नहीं पूछना, बस यहीं तक करते हैं। अगर आप कोई क्लास रखना चाहें तो मुझसे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, कोई और चीज़ें डिस्कस करना चाहें तो टाइम अभी है हमारे पास, हम कर लेंगे, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, कोई बात हो तो डिस्कस कर लीजिएगा। जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? ठीक है जी, यहीं तक ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़ सर।